दोस्तों, एक किसी शायर ने क्या खूब कहा कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। आज राहुल गांधी, जिसको ये हमेशा पप्पू और दूसरे नामों की संज्ञा देते रहे, जिसको हमेशा इन्होंने अपने सामने कमजोर समझा, ये बीजेपी की बहुत बड़ी भारी गलती थी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको इन्होंने एक जमाने तक पप्पू और मामूली सा आदमी लोगों के सामने जाहिर किया, लेकिन ये बीजेपी की ये बहुत बड़ी भूल साबित हुई। वही पप्पू आज इनके ऊपर पूरी तरह से भारी है। यानी अगर बीजेपी किसी से दहशत ज़दा है और बीजेपी किसी से घबरा रही है तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने इनको हर मंच पर, हर हर स्टेज पर घेरा, और यहाँ तक कि संसद के अंदर पहुंचने के बाद तो उसने बीजेपी की बड़े बड़े जो कद्दावर नेता थे, जैसे अमित शाह जी हैं और हैं, तो उन लोगों की बोलती बंद कर दी। तो ये एक बीजेपी के लिए राहुल गांधी आज तक बुरी तरह से भारी पड़ रहे हैं। और लोकप्रियता श्री राहुल गांधी जी की इतनी बड़ी कि जब हरियाणा के अंदर 2019 में जब ये लोगों से मालूम किया गया, यानी सरकारी रिपोर्ट CSDS की रिपोर्ट है कि जब हरियाणा के अंदर जब ये मालूम किया गया कि आप प्रधानी के रूप में, यानी प्रधानमंत्री के रूप में किसको पसंद करते हैं, तो 30-33% लोगों ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। 15% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पसंद करते हैं। लेकिन जब 2024 का में एक बार CSDS फिर इसका सर्वे करती है, तो 15 था राहुल गांधी का, वो बढ़कर डबल हो गया। इन 30% लोगों ने ये कहा कि हम राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री पसंद करते हैं, और श्री नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने 32% कहा। यानी 5 सालों के बाद में श्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो गए। ये आप देखा भी कि 2024 का जो इलेक्शन लोकसभा का हुआ, उसमें राहुल गांधी ने उससे पहले जो एक अपनी यात्रा निकाली, यानी जिस यात्रा के जरिए वो पूरे भारत का भ्रमण किया, और उस यात्रा से उनकी एक प्रसिद्धि बढ़ी, लोगों में पहचान बढ़ी, और उस यात्रा से पूरा भारत जोड़ो यात्रा जो जिस नाम से उन्होंने चलाई, तो पूरे भारत का नौजवान उनसे जुड़ता चला गया। उसके बाद में जो उन्होंने एक संविधान का मुद्दा उठाया, वो एक जबरदस्त मुद्दा था। दूसरा मुद्दा जो उठाया राहुल गांधी ने, तो वो अग्निवीर का उठाया, ये भी एक ज्वलनशील मुद्दा था। तीसरा मुद्दा जो उठाया तो उन्होंने आसाम का उठाया कि आसाम बुरी तरह से सालों से साल तक जल रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री एक बार भी आसाम नहीं जाते हैं। तो बीजेपी के अंदर इस तरह के मुद्दे उठाने के, राहुल गांधी के उठाने पर बीजेपी में बौखलाहट आ गई, और माननीय प्रधानमंत्री की भाषा ही चेंज होती चली गई। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी कभी कब्रिस्तान पे, तो कभी मंगलसूत्र पे, तो कभी पाकिस्तान पे, यानी मेन मुद्दों को छोड़कर बीजेपी एक दूसरी दिशा के अंदर पहुंची, जिससे इसका राजनीतिक कैरियर बीजेपी का धराशायी होता चला गया, ग्राफ नीचे गिरता चला गया। और हद ये हुई कि 2024 के इलेक्शन में आप लोगों ने देखा कि मात्र 240 सीटें ही आ पाई, जो अल्पमत में थी, यानी सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी नहीं आई, जबकि 400 का नारा ये लोग देकर चले थे। उधर जो डूबी हुई कांग्रेस थी, वो राहुल गांधी ने उठाकर मुकाबले पर लिया है। उधर अखिलेश का साथ उसमें रंग लाया, और अखिलेश जब भी उसके पिताजी ने, यानी माननीय मुलायम सिंह ने इतनी सीटें नहीं जीती थी जितनी अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने वहां से, यानी यूपी से 37 सीटों को हासिल किया। यानी
राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने सपा को तीसरी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बना डाला। आज जब विधानसभा के चुनाव कश्मीर में हुए, अब 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और वह ये चुनाव ऐसा महसूस होता है कि चुनाव नहीं हो रहा बल्कि एक क्रांति आ रही है जो परिवर्तन चाहती है, जिससे पता चल रहा है कि वहां पर बीजेपी का जो 10 साल का राज था उसकी समाप्ति हो रही है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जैसा कि सर्वों के मुताबिक आ रहा है। पब्लिकों को जो पत्रकार जाकर गली कूचे में जो इंटरव्यू लेते हैं उससे साफ जाहिर है कि वो ये चुनाव नहीं है हरियाणा का, बल्कि क्रांति है जो परिवर्तन चाहते हैं और बीजेपी को हटाकर कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। यदि कांग्रेस यहां जीत जाती है और बीजेपी पूरी तरह से धराशायी हो जाती है तो इसका असर अगले महीने नवंबर का जो चुनाव महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, जहां पर वहां भी बीजेपी डगमगाई हुई है, अगर ये हरियाणा हारते हैं तो इसका पूरा असर जो है वो महाराष्ट्र पे पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के अंदर बुरी तरह से खेमों में खलबली मची हुई है कि किसी तरह से हरियाणा जीत ले ताकि हमारा महाराष्ट्र बच जाए। महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों ने यानी बीजेपी सत्ताधारी सरकार ने जो वहां तोड़फोड़ मचाई थी उससे नेतागढ़ तो त्रस्त है ही, परंतु जनता भी बुरी तरह से इनसे नफरत करती है। और वहां पर जो एकनाथ शिंदे की जो मुख्यमंत्री बने और उनको त्रिशूल का निशान जो शिवसेना का था जो दिया गया, इससे भी कहीं ना कहीं जो वहां का वोटर्स है वो इस बात से नाराज है कि क्योंकि वो चिन्ह वो निशान जो था वो शिवसेना का था, बाल ठाकरे का था, उद्धव ठाकरे का था। इनका जो इसके जिन्होंने स्थापित किया, जो इसके जन्मदाता हैं शिवसेना के, उन लोगों से छीनकर और षड्यंत्र के तहत इन्होंने निशान चुनाव चिन्ह उनको दिया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया। परंतु आज स्थिति यह है कि वहां लोकप्रियता बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे की है, जिसके साथ में समस्त समाज जुड़ा हुआ है, दलित जुड़ा हुआ है, मुस्लिम जो कभी शिवसेना को देखना भी पसंद नहीं करता था, आज मुस्लिम वोट जो है वो 80 से 90% शिवसेना के हक में जा रही है। ये बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है कि उद्धव ठाकरे के साथ में पूरा महाराष्ट्र का मुसलमान 80 से 90% जुड़ गया है, उधर दलित जुड़ गया है, उधर जो किसान तबका है वो भी उद्धव ठाकरे के साथ में है। तो महाराष्ट्र को जीत पाना भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई का समय है। यानी इसका असर उधर झारखंड के अंदर, इसके बाद में झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। इस तरह से अगर निरंतर इस तरह से दर पर दर ये सरकारों को अपने हरियाणा हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, इधर कश्मीर का हुआ, उधर झारखंड का होना, तो ये अगर इस तरह से सिलसिलेवार हारते गए तो उसका असर जो है वो दिल्ली के ऊपर बुरी तरह से पड़ने वाला है। इधर अगले साल फरवरी के माह में दिल्ली के अंदर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो यहाँ तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। ये तो बहुत सालों से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसको कब्जा किए हुए है। तो बीजेपी इस तरफ नजर नहीं है, लेकिन चाहती ये है कि हमारा राज दिल्ली के अंदर भी यानी विधानसभा भी और यहाँ मुख्यमंत्री भी बीजेपी का बने। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत तेज तर्रार और ईमानदार सरकार वहां पर पहले से ही मौजूद है। तो दोस्तों, यदि हरियाणा हाथ से निकला तो समझो कि महाराष्ट्र भी हाथ से गया, और जहां महाराष्ट्र हाथ से गया तो झारखंड भी हाथ से गया। इस तरह से डूबती नैया है इस टाइम बीजेपी, और इसमें जो सवार हैं वो कूद कर भाग रहे हैं। मेरा मुराद है सहयोगी दलों से। जो सहयोगी दल हैं वो सहयोगी दल जो होते हैं तो ये बड़े स्वार्थी और मतलबी होते हैं। ये जिधर का पल्ला भारी देखते हैं उधर जाते हैं। तो सिलसिला चल पड़ा है, बीजेपी से निकल कर लोग कांग्रेस में जा रहे हैं।
कैसे, जैसे कि पहले एक बार कांग्रेस से निकल कर लोग बीजेपी में आए हैं। तो ये साफ जाहिर होता है लोगों का रिजाइन देना और कांग्रेस में शामिल होना या आज़ाद उम्मीदवार तौर पर लड़ना, बीजेपी के चिन्ह से न लड़ना, ये बीजेपी की कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी के पूरे खेमे के अंदर उदासी है और बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय स्तर का जो चेहरा था श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो कहीं धूमिल और कमजोर नजर आ रहा है। लोग पहले अमित शाह और माने मोदी जी को पसंद करते थे, अब उनका जो है ग्राफ नीचे आया है। अब उनको जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। जनता के सामने असली चेहरा आ गया कि जो भी बात करते हैं वो झूठ का पुलंदा होता है। चाहे 5 लाख रुपए प्रत्येक खाते में आने की बात हो या 2 करोड़ नौकरियों की बात हो या सबका साथ सबके विकास की बात हो, ये सब नारे जो है धराशाही नजर आए। 10 साल सिर्फ इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके 10 सालों को निकाल दिया। 2024 के इलेक्शन को भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम पर आधारित करना चाहा, परंतु संविधान एक ऐसा हमारा रीढ़ की हड्डी है, जिस संविधान के ऊपर पूरे भारत टिका हुआ है, उस संविधान की वजह से ही आज इनको अल्पमत में ये सरकार आ गई और जिसको ये पप्पू और दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते थे, आज वो मुकाबले पर खड़ा है। संसद की कार्रवाई को लोग इतनी दिलचस्पी से आज़ाद भारत के बाद में कभी देखा ही नहीं, जितना कि आज की जनता संसद की कार्रवाई को देखना और सुनना पसंद करती है कि आज संसद के अंदर मोदी जी ने क्या बोला, बिरला जी ने क्या जवाब दिया, राहुल क्या बोल गए और अखिलेश क्या बोल गए। ये इस तरह की लोगों के सामने एक ऐसा सीरियल चलता है कि इसको अच्छे से अच्छे सीरियल को देखना पसंद नहीं करते। जो संसद की कार्रवाई है उसकी तरफ पूरे भारत की नौजवानों का, बच्चों का, महिलाओं का पूरा संसद की कार्रवाई पर नजर रहती है कि संसद में आज क्या घटना घटी है। संसद में होने वाली कार्रवाई को इतनी दिलचस्पी से आज़ाद भारत होने के बाद में कभी देखा नहीं गया। जनता इससे कोई सरोकार नहीं रखती थी कि वहाँ पर कुर्सियाँ चल रही हैं या घूसे चल रहे हैं, परंतु 2024 का इलेक्शन होने के बाद में पहले सत्र से जो धमाकेदार सत्र चला है वो देखने लायक है। लोगों की दिलचस्पियों को बढ़ा दिया गया है। आज हिंदुस्तान के अंदर राहुल जो है, लोग नौजवान तबके का और ख़ास तौर से दलितों का और ख़ास तौर से मुस्लिमों का और ख़ास तौर से महिलाओं के ये हीरो बन गए हैं। उधर उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी अपने भाई का पूरी तरह से सहयोग दिया और वो भी एक जो इन्होंने एक सीट छोड़ी है राहुल गांधी जी ने, तो वहाँ से वो सांसद चुनी जाएंगी। कल को आप जब वो संसद में पहुंचेंगी तो प्रियंका को भी सुनिएगा कि संसद के अंदर किस तरह से वो दहाड़ेंगी, यानी जोड़ी बन जाएगी प्रियंका गांधी प्लस राहुल गांधी की। और साथ में सहयोग जो पीछे से होगा, बैक होगा, वो अखिलेश यादव जी का होगा और भी बहुत सारे दबंग नेता हैं यहाँ पर। इस स्थिति में आने के बाद में पूरा जो एक बार नारा दिया गया कि हिंदू समाज बीजेपी नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, अमित शाह और मोदी हिंदू समाज नहीं है, इतनी सी बात पर ही इन पे बौखलाहट हो गई थी। परंतु जब ये 3 हमलावर एक साथ हमला करेंगे तो बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा पतली होने वाली है। आने वाले समय में बीजेपी नीचे जा रही है, कांग्रेस ऊपर जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी बन सकती है इन 5 सालों के अंदर, कभी भी ये बैसाखियाँ टूट सकती हैं और बैसाखी टूटने का पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इंतजार है कि ये बैसाखियाँ कब टूटे, कब परिवर्तन आए और कब दूसरी सरकार का गठन हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लोगों से शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।